वाले टॉपिक की बात कर रहे थे, हमारा 5th लेक्चर है ना आज, उसमें जो लास्ट टाइम मैंने टॉपिक कराया था ना लास्ट क्लास में, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का रह गया था, वो मैं करा दूंगी 5th वाले लेक्चर में, राइट। और जो अभी वाला लेक्चर है इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कवर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे डस्टर नहीं तो एक पेज दे दो मेरे को, आई प्लेयर पे मेरे को दिखा नहीं, देखो एक बार, मैं अपना लाइन लाया ड्रॉर में देखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी बहुत है, राइट। लास्ट सेमेस्टर में भी और लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर में भी इस पे क्वेश्चन आया था 6 to 8 मार्क्स का। हमें करना क्या है, एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हमें ऑलरेडी अब पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है और इंफॉर्मेशन लेके जाता है, हाउ द नेक्स्ट जनरेशन वुड। लेकिन पहले तो ये बात पता नहीं थी, तो कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिससे पता लगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब आपके सिलेबस में दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक ग्रिफिथ का और एक हर्शी एंड चेज का। लास्ट सेमेस्टर में हर्शी एंड चेज का आया था, उससे पहले ग्रिफिथ का आया था, राइट। अगर कोई नाम नहीं लिखा हुआ आता तो आप दोनों लिख देना, अगर नाम से आता है तो ऑब्वियसली वही वाला लिखना है। और कितने नंबर का आ जाता है, 7 to 8 मार्क्स का। विदाउट नेम अब कह नहीं सकते ना, हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स आ जाए और 10 नंबर का क्वेश्चन, तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों लिख के आओ, राइट। अब है क्या, बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट्स हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो मैं साथ साथ बोर्ड पे भी लिखूंगी और तुम लोग स्क्रीन देखोगे। अब लिसन हियर, 1928 में, नो टॉकिंग नाउ, आई डोंट वांट टू सी एनी वन ऑफ यू टॉकिंग, राइट। 1928 में सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट का नेम था जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। करा क्या इसने? इसने एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन ली जो निमोनिया कॉज करता है। ऐसा बैक्टीरिया चूज किया जो निमोनिया कॉज करता है। बैक्टीरिया का नेम है, साइंटिफिक नेम, डिप्लोकोकस निमोनी। ये बैक्टीरिया का नेम है, साइंटिफिक नेम, जो निमोनिया कॉज करता है। इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन्स होती हैं, टू टाइप की स्ट्रेन्स होती हैं, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन। मतलब क्या है, जो स्मूथ स्ट्रेन होता है उसके ऊपर कैप्सूल की कवरिंग होती है, रफ स्ट्रेन में कैप्सूल की कवरिंग नहीं होती। रिमेंबर, हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल किया था उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी क्या थी? कैप्सूल। बैक्टीरिया में सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? कैप्सूल। किसी बैक्टीरिया में हो सकती है, किसी में एब्सेंट भी हो सकती है। हमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, वो होते हैं, वो कैसे होते हैं? या विरुलेंट, डिजीज कॉजिंग। मतलब जिस बैक्टीरिया की स्ट्रेन में कैप्सूल प्रेजेंट होगा वो डिजीज कॉज कर पाएगा, जिस
स्ट्रेन उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैथोजेनिक या नॉन। कितनी बात आती है समझ। अब स्मूथ स्ट्रेन में कैप्सूल प्रेजेंट है और रफ स्ट्रेन में कैप्सूल एब्सेंट है। तो स्मूथ स्ट्रेन कैन कॉज निमोनिया एंड रफ स्ट्रेन कैन नॉट कॉज निमोनिया। इतनी बात आ गई समझ। अब इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, कोई बात नहीं, समझ आ गया, नोट्स में दे रखा है क्या एक्सपेरिमेंट है, अब वो मैं लिखूंगी। अभी तक बस मैंने समझाया है कि ग्रिफिथ ने कौन सा बैक्टीरिया चूज किया, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसका साइंटिफिक नेम है डिप्लोकोकस निमोनी। इसकी दो तरह की स्ट्रेन्स है, एस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन में कैप्सूल इज प्रेजेंट, रफ स्ट्रेन में कैप्सूल इज एब्सेंट। स्मूथ स्ट्रेन कैन कॉज डिजीज, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक। रफ स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक। इतनी बात आ गई समझ। अब क्या किया उसने, एक्सपेरिमेंट किया 4 सेट में एक्सपेरिमेंट किया। पहले सेट में क्या किया, रफ स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है। दूसरे सेट में एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया। तीसरे केस में हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है। चौथा केस अभी लिख दिया, जब स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, अलाइव, माइस विल बी अलाइव। जब स्मूथ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करेंगे तो माइस को निमोनिया होगा, माइस विल बी डेड, माइस विल बी डेड। जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो अब एस स्ट्रेन हीट से क्या हो गई, मर गई। तो अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब हम माइस में इंजेक्ट करेंगे तो माइस को निमोनिया नहीं होगा और माइस विल बी अलाइव। अब उसने चौथा केस क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। लास्ट बेंच, यू मिडल वन स्टैंड अप। हाँ, यहाँ पे आ जाओ आगे जल्दी से, क्विकली, डोंट वेस्ट माय टाइम। टेक योर नोटबुक एंड कम हियर। अब क्या किया लास्ट केस में, आर स्ट्रेन को और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स किया, आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन। दोनों को जब मैं अलग अलग डाल रही थी, अलग अलग माइस में इंजेक्ट कर रही थी तो माइस अलाइव था, है ना। जब मैंने आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, माइस वर अलाइव। जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को करा तब भी माइस वर अलाइव। लेकिन उसने देखा जब इन दोनों के मिक्सचर को माइस में इंजेक्ट कर रहे थे तो माइस वर डेड। अब उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ, राइट? हाँ जी, हीट किल्ड तब तो मरेगा ही मरेगा, एस स्ट्रेन से तो मरता ही है ना। ये वाले केस में जब इंडिविजुअली मैं आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर रही हूँ तब माइस डेड है, माइस अलाइव है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को कर रही हूँ तब भी माइस अलाइव है। लेकिन दोनों के मिक्सचर से माइस क्यों डेड हुए? एक रीजन हो सकता है, क्या हीट किल्ड एस स्ट्रेन जिंदा हो गए? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या मरी हुई चीज दोबारा जिंदा होती है? नो। दूसरा क्या हो सकता है, क्या ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए? ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? नहीं तो क्योंकि माइस किससे डेड होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एस स्ट्रेन से। मतलब कहीं ना कहीं एस स्ट्रेन होनी चाहिए, राइट? अब ये तो मर चुके थे, मतलब एक ही रीजन हो सकता है कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुई है। और वाकई जब डेड माइस के अंदर से सैंपल्स निकाले गए तो उनको लाइव एस स्ट्रेन एक्चुअली मिली। Live S strain were found in the dead mice, which caused pneumonia in the mice. लेकिन वो क्या चीज थी, कैसे ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया? उसने क्या कंक्लूड किया ग्रिफिथ ने कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई एक मॉलिक्यूल, कोई एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऐसा है जो आर स्ट्रेन के अंदर गया है और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट
कर दिया। आ रही है बात समझ? उसको यही नहीं समझ आया कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया है, लेकिन इतना उसने जरूर कंक्लूड किया कि कुछ तो ऐसी चीज है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुई है और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ही कंक्लूडेड दैट देयर इज सम transforming principle which gets transferred from heat killed S strain to R strain to convert R strain into S strain. ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब सुनो मेरी बात, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? एक तो रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसफर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसफर। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? डीएनए। अब तो हमें पता है डीएनए, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अब ग्रिफिथ को ये पता नहीं लगा था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इतना थोड़ा बहुत एक आइडिया मिला था कि कोई तो मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इसी की कंटिन्यूएशन में 3 और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1944 में एक्सपेरिमेंट्स करे। वो क्या एक्सपेरिमेंट थे? इसी का ही वो कंटिन्यूएशन था, वो हम लिखेंगे जब भी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आएगा। अब जो मैं एक्सपेरिमेंट कराने वाली हूँ वो भी लिखोगे ग्रिफिथ के साथ साथ, नहीं तो इसमें तो प्रूव भी नहीं हुआ था ना, राइट? तो यू विल ट्रीट इट एज पार्ट ए ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ और पार्ट बी जो अब मैं कर, राइट? तो अब क्या online students, is it clear? Am I audible? Yes ma'am. बस मैम आपकी थोड़ी Yes, वॉइस ma'am. ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी हुई है मैम थोड़ी थोड़ी, अब सही है। ओके, अभी मैम लास्ट लाइन में ही हुई थी। मैं बताऊंगी अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले समझते चले जाओ। लास्ट में मैं हमेशा आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या लिखना है, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट कि आप लिख के आओ। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें इन्फिनिटी, प्रैक्टिकली बात करें तो म्यूटेशंस कैन अकर, प्रैक्टिकली बात करें तो म्यूटेशंस कैन अकर इवन इन एवरी जनरेशन, राइट? अब हुआ क्या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में 1944 में, इन 1944 3 साइंटिस्ट थे, अवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने एक बड़ा स्मार्ट वर्क किया। इन्होंने क्या किया, इनको पता लगाना था कि मैं बोल लूं, मैं पढ़ा लूं, इन्होंने पता लगाना था कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कौन सा मॉलिक्यूल आर स्ट्रेन में गया। तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको फ्रैक्शनेट कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से मेन बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए, ये 5 मेन बायोमॉलिक्यूल्स हैं। उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनको अलग अलग लिपिड्स अलग, डीएनए अलग, आरएनए अलग, और फिर सेम एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इन्होंने? हीट किल्ड कंपोनेंट्स में फ्रैक्शन इन प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्ब्स, RNA and DNA। अब फिर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। पहले उन्होंने क्या किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को पूरे को आर स्ट्रेन में डाला था तो माइस डेड हुए थे। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अलग अलग कंपोनेंट्स को आर स्ट्रेन में डालेंगे, तभी पता लगेगा ना कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट
कौन सा मॉलिक्यूल कर रहा है हीट किल्ड एस्ट्रीन का। गेटिंग माय पॉइंट, मेक सेंस। पहले क्या किया था लास्ट वाले पार्ट में, हीट किल्ड एस्ट्रीन को डायरेक्टली आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया था, माइस वर डेड। कंक्लूजन क्या था कि हीट किल्ड एस्ट्रीन से कोई कंपोनेंट आर स्ट्रेन में जा रहा है और आर स्ट्रेन को एस्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है। अब हीट किल्ड एस्ट्रेन से क्या मॉलिक्यूल जा रहा है ये पता लगाने के लिए हीट किल्ड एस्ट्रेन को अलग अलग कंपोनेंट्स में फ्रैक्शनेट किया और इंडिविजुअली आर स्ट्रेन के अंदर इंसर्ट किया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलो। आर स्ट्रेन इसको भी आर स्ट्रेन में इंडिविजुअली किया, आर स्ट्रेन में हम वॉइस कट रही है बहुत ज्यादा। R strain में भी there are lots of, I seriously feel very bad for you people. माइस में इंजेक्ट किया, जब प्रोटीन्स हीट किल्ड एस स्ट्रेन के प्रोटीन्स को आर स्ट्रेन में किया तो माइस शुड अलाइव, और यही हुआ। लिपिड्स को किया तो भी माइस पर अलाइव, कार्ब्स को किया तब भी अलाइव, आरएनए को किया तब भी। लेकिन जब डीएनए को हीट किल्ड एस्ट्रेन के डीएनए को आर स्ट्रेन में इंजेक्ट किया और फिर इस वाली आर स्ट्रेन को माइस में करा इंजेक्ट, तो देखा कि माइस वर डेड। मतलब कि माइस डेड किससे होते हैं? सिर्फ एस्ट्रेन से। यानी कि हीट किल्ड एस्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन को एस्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है और फिर जब उस वाली आर स्ट्रेन को मैं माइस में डाल रही हूँ तो माइस वर डेड। So it was concluded that DNA was the molecule, DNA was the transforming principle which converted R strain into S strain. आ रही है बात समझ? अब मेरी बात सुन, हाँ बोलो। क्या? बता दिया हो कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है। हाँ हाँ, पहले कुछ नहीं पता था। नाम दिया गया था, पता था कुछ होता है डीएनए, ना उसका स्ट्रक्चर पता था, ना ये पता था कि वो जीन है। अरे ये बात समझ? नहीं, नाम था, डिस्कवर हो गया था, बहुत पहले डिस्कवर हो गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल हम किसको बोलेंगे? जब हमने हीट किया था कितना टेम्परेचर ऐसा डीएनए तो नहीं, इन्होंने कोई वो भी डिटेल हमारे इसमें नहीं है, राइट? हाँ जी, क्या क्या क्या? बैक्टीरिया में डीएनए होते ही नहीं तो नहीं, बैक्टीरिया में हमेशा डीएनए होता है। वायरस, कुछ वायरस में डीएनए नहीं होता। बैक्टीरिया तो लिविंग है, डीएनए होगा ही होगा। वायरस में डीएनए नहीं होते तो आरएनए होते हैं, तो आरएनए पर डीएनए में कन्वर्ट करके फिर वापस आरएनए होता है। हाँ, इस केस में अगर माइस पे वायरस पर आ जाए तो वो पहले आरएनए, अभी वायरस वाला भी एक्सपेरिमेंट होगा फिर देख, ठीक है? लेकिन वो वाला वायरस भी हम ऐसा चूज करें जिसमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया में या किसी भी लिविंग सेल में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वायरस में डीएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी हो सकता है। जिसमें डीएनए ना हो आरएनए होगा, उसमें तो आरएनए ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट जनरेशन तक आरएनए ट्रांसफर होगा। वायरस में जो आरएनए वाले वायरस है, रेट्रोवायरस जिन्हें हम बोलते हैं। आपने कहा 93 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट हो जाएगा। मतलब मैं एक तुम्हें रेंज बता रही हूँ। एग्जांपल, हाँ एग्जांपल, हाँ मेल्ट हो जाएगा। हाँ फिर उसके बाद जैसे टेंपरेचर नीचे जाएगा 40 to 50 डिग्री पे, वो वापस कंबाइन होने लगता है। हाँ, डबल स्ट्रैंड्स, यस, दे कैन अगेन फॉर्म, हाँ यस,
जब दोबारा उस टेम्परेचर पे लेके जाएंगे ना, रीनेचुरेशन विल अकर ऑटोमेटिकली। हम इनफैक्ट लैब में ना एक बहुत ही रूटीनली यूज प्रोसीजर है, पीस होते हैं पॉलीमरेज पीसीआर। जब हम क्रिमिनल्स की डिटेक्शन करते हैं ना, कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करें, उसमें ये पीसीआर बहुत यूज करते हैं। वो पीसीआर में क्या करते हैं हम, डीएनए की, अब हमें मान लो किसी जिसपे हमें सस्पेक्ट है, वहां पे हमें कोई ब्लड की ड्रॉप मिली, जो भी क्रिमिनल साइट थी ब्लड की ड्रॉप मिली, इतनी सी ड्रॉप है, या हेयर का हमें सैंपल मिल गया, ठीक है, इतना सा हमें कुछ मिल गया सैंपल, उसमें डीएनए कितना ही निकलेगा। तो हमें एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए, जरा सा जो मेरे पास डीएनए का सैंपल है, एक या दो मॉलिक्यूल्स है, उससे मैं हजार मॉलिक्यूल्स बना दूं एट 90 to 100 डिग्री सेल्सियस। डिपेंड करता है कि डीएनए की लेंथ कितनी है, दूसरा डीएनए में जीसी कंटेंट कितना है, क्योंकि जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एटी में 2, तो जितना ज्यादा जीसी कंटेंट उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उस वाले डीएनए को डीनेचर करने में। उसके बाद फिर हम करते हैं दोबारा से रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन का टेम्परेचर हम 40 to 50 ले आते हैं। आ रही है बात समझ? डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, राइट? डीएनए मर नहीं सकता, डीएनए डीनेचर हो सकता है, लेकिन डीएनए की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो दोबारा से अगर टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज फिनोटाइपिक। हाँ, इतना हो गया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। हाँ जी, क्लियर? अच्छे से सब बच्चों को क्लियर? अब मान लो आपका ये 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, अटेम्प्ट कैसे करना है सुन लो मेरी बात। फिर पूछते हो क्योंकि मैम हमने तो सारा लिखा है, हमारे तो नंबर नहीं आए, आपने इतने नंबर क्यों काटे, इसलिए बता रही हूँ। मैंने आपको नोट्स में ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दे रखा है, राइट? आई वुड वांट, अगर आपका 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आप लोग सबसे पहले थ्योरी लिखोगे। थ्योरी मैंने इसमें बहुत ज्यादा नहीं दे रखी, बट यू कैन फॉर्म इट, बुक में भी दे रखी है, और अगर आपको ये क्लियर है डायग्रामेटिकली, क्या उसको आप वर्ड्स में नहीं पुट कर सकते? ग्रिफिथ chose Diplococcus pneumoniae, a strain of bacteria that causes pneumonia. The second experimental material was mice. Two strains of Diplococcus pneumoniae were used. Rough strain, which is called as R strain, smooth strain, which is called as S strain. दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। स्मूथ स्ट्रेन में कैप्सूल होता है, रफ स्ट्रेन में नहीं होता, इसलिए स्मूथ स्ट्रेन पैथोजेनिक या विरुलेंट होता है, आर स्ट्रेन नॉन। ये सारी चीजें लिख दो, पॉइंट्स में लिख दो या पैराग्राफ में लिख दो, योर विश। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, राइट, ये सारा लिखा, उसके बाद कम टू द मेन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को भी थ्योरी में भी लिखो और ऐसे डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करो। प्लस ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट अकेले से प्रूव नहीं कर पाया था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो उसकी कंटिन्यूएशन में जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये भी लिखो, तब जाके आंसर हर्शी एंड चेस का अगर अलग से पूछा जाएगा तो हर्शी एंड चेस सिर्फ एक पे, मान लो ग्रिफिथ पे आया तो ये दोनों पार्ट्स लिखे अलोंग विद द थ्योरी, अलोंग विद द पहले इंट्रोडक्शन, राइट? और है भी बहुत इजी, कर भी सारे, इसमें क्या मुश्किल है ना? तो दोनों लिखो, मतलब ये वाला भी, वो ग्रिफिथ वाला जो है, जो अब मैं कैप्सूल मतलब एक कवरिंग होती है, ठीक है? किसी बैक्टीरिया जब होती है तो वो ना बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बना देती है, एक स्टिकी लेयर है जो बैक्टीरिया को होस्ट सेल पे स्टिक करने में हेल्प करती है, ठीक है? और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपने रेडियो एक्टिविटी का नाम सुना है?
is मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। is it clear now? देखो यस मैम। रेडियो एक्टिव एक्चुअली कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। जो हेवियर आइसोटोप होते हैं जनरली इट इज अनस्टेबल, ठीक है। तो हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो वो जो अनस्टेबल आइसोटोप होता है इट एमिट्स आउट सर्टेन रेडियो एक्टिव एमिशंस सो दैट इट कैन बिकम स्टेबल, ठीक है। जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और रेडियो एक्टिव आइसोटोप का वेट क्या होता है? सल्फर की बात करें पहले, सल्फर का नॉर्मल 32 होता है और रेडियो एक्टिव आइसोटोप का 35। फॉस्फोरस की बात करें तो 31 नॉर्मल का और रेडियो एक्टिव का हेवियर वाले का 32, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब कुछ हर्शी एंड चेस करके दो साइंटिस्ट थे, उन्हें शक था दो मॉलिक्यूल्स पे कि प्रोटीन्स हो सकता है जेनेटिक मटेरियल हो या डीएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल हो। तो जबरदस्त शक था इन्हीं, तो उन्होंने क्या किया, एक टेक्निक यूज करी रेडियो एक्टिव लेबलिंग। पहले ये समझ लेते हैं फिर आगे करेंगे। रेडियो एक्टिव लेबलिंग का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है। डीएनए में याद करो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, यही 3 चीजें होती थी। फॉस्फोरस होता है, इतना तो हमें पता है डीएनए में। अगर डीएनए में फॉस्फोरस 31 के बजाय मैं फॉस्फोरस 32 को इनकॉर्पोरेट करा दूं, ठीक है, तो डीएनए कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव, है ना। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरे को डीएनए की लोकेशन पता लग जाए। लोकेशन मतलब मेरे को नहीं पता, मेरे को डीएनए नेकेड आई से विजिबल नहीं है, मुझे पता लगाना है कि वो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जहां से रेडियो एक्टिव एमिशंस आ रही होंगी वहां पे मेरे को पता लग जाएगा कि वो वाला डीएनए जिसमें फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है। मैं बताऊंगी अभी क्या क्या करते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? लेबलिंग मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं सारे बच्चे अपनी अपनी असाइनमेंट्स मुझे दे दो, अगर तुम बिना लेबलिंग के दे दोगे क्या मेरे को पता लगेगा? नहीं। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स की डिटेक्शन के लिए हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं रेडियो एक्टिव लेबलिंग, जिससे मेरे को पता लग कि जिसमें हाँ डीएनए या प्रोटीन्स जिसको मैंने लेबलिंग जिसकी कर दूंगी उसके अंदर से एमिशंस आएंगी, उन एमिशंस को तो मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ ना, तो मेरे को पता लग जाएगा वो वाला मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ? इतना थोड़ा सा पता लगा। अब जो हर्शी एंड चेस थे मैंने बताया उनको दो मॉलिक्यूल्स पे शक था, डीएनए एंड प्रोटीन्स पे, ठीक है। अब उन्होंने डीएनए की भी लेबलिंग करनी थी और प्रोटीन्स की भी। डीएनए की लेबलिंग किससे करनी चाहिए? किसी ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो प्रोटीन्स में नहीं है, और प्रोटीन्स में लेबलिंग ऐसे एलिमेंट से करनी चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो डीएनए में नहीं है, क्योंकि अगर हो गया दोनों में कॉमन फिर तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा यहाँ से डीएनए वाली एमिशंस आ रही हैं या प्रोटीन्स वाली एमिशंस आ रही हैं। आ रही है बात समझ? ठीक है। तो डीएनए की लेबलिंग उन्होंने करी फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है प्रोटीन्स में नहीं होता। प्रोटीन्स में सल्फर होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता सल्फर। अब मतलब कि जब मेरे को डीएनए की लेबलिंग कर तो मैं जब प्रोटीन आगे बात समझ आया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिए और माइस, इन्होंने लिए एक वायरस और एक बैक्टीरिया, ठीक है। वो मैं नाम लिख रही हूँ, कौन सा वायरस लिया कौन सा बैक्टीरिया लिया और क्या लेबलिंग करी वो मैं बताती हूँ तुमको। वायरस जो इन्होंने चूज किया नाम था हर्शी एक्सपेरिमेंट करा 1952 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक वायरस लिया जिसका नाम है
ध्यान से सुनना, T2 बैक्टीरियोफाज। जो ये टर्म है ना फाज, इट इज सिनोनिम ऑफ वायरस। फाज पार्टिकल मतलब वायरस पार्टिकल, बैक्टीरियोफाज मतलब ऐसा वायरस जो कुछ वायरस जिनके होस्ट मैम वॉइस ब्रेक वायरस हो को रही क्या है। बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज। बच्चे मैं क्या करूं, आई डोंट नो, यहाँ पे वाईफाई सिग्नल भी नहीं आ रहे। एक बार मैम रिपीट कर दो जो आपने बताया था अभी। ठीक है, हर्शी एंड चेज का हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। 1952 में हर्शी एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने दो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, पहला वायरस कौन सा, हाँ जी तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, एक जना उठ के फटाफट आ जाओ, क्विकली कम हियर, तुम यहाँ पे आ जाओ आगे, ठीक है। T2 बैक्टीरियोफाज, और बैक्टीरिया जो सा चूज किया वो कौन सा था, ई कोलाई। इतनी हो गई बात। अब इन्होंने, अच्छा एक बात और समझ लो, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, इनका स्ट्रक्चर तो हमने देख रखा है ना, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, एनिमल सेल का देखा हुआ है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का भी देखा हुआ है। अब वायरस तो सेल का बना ही नहीं होता, वायरस सेल्स का तो बना ही नहीं होता, तो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है एक बार ये पता होना बहुत। तो वायरस के स्ट्रक्चर इस तरह से, ये होता है आउटर शेल जो बना होता है प्रोटीन का, और इसे हम बोलते हैं प्रोटीन, क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट। ध्यान से समझ लो। और प्रोटीन के कोट के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। T2 बैक्टीरियोफाज में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, तो मैं यहाँ पे लेबल कर रही हूँ डीएनए। ये होती है वायरस की नेक, और ये होते हैं वायरस के टेल फाइबर्स। इनकी हेल्प से ये अपने होस्ट पे स्टिक कर जाता है। जब भी इंफेक्शन करना है ना किसी भी पैथोजन ने अपने होस्ट पे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इट विल मेक कांटेक्ट विद द होस्ट सेल। टू मेक कांटेक्ट विद द बेस टेल, इतनी बात आगे समझ। वायरस का मेन स्ट्रक्चर क्या है, बाहर की तरफ क्या है, प्रोटीन कोट, और अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल। T2 बैक्टीरियोफाज में वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। इतनी बात आगे समझ। अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या था। इन्होंने दो सेट में एक्सपेरिमेंट करे, एक में जहां प्रोटीन को लेबल किया और एक में जिसमें डीएनए को लेबल किया। तो देखो वो क्या थे एक्सपेरिमेंट। पहले सेट में और ये दूसरा सेट में यहाँ पे लिख देती हूँ। आप लोग जब फाइनल्स आएंगे ना, अब जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेट में मैंने बताया प्रोटीन को लेबल किया, मतलब कि वायरस का ये है प्रोटीन, वायरस के प्रोटीन और डीएनए को लेबल किया बेसिकली, ठीक है। तो वायरस का जो ये प्रोटीन है कोट बाहर होता है, ये लेबल हो गया। आप लोग अलग अलग कलर्स से लेबलिंग को शो कर सकते हो, राइट। प्रोटीन की जो लेबलिंग होगी वो किससे होगी, हाँ जी, मैंने दो केस ले लिए। एक बार मैं वायरस के प्रोटीन को लेबल करूंगी, प्रोटीन को लेबल करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, ठीक है। अब मैं करूंगी दूसरे केस में, दूसरे सेट में किसको लेबल, वायरस के डीएनए को। अब मैं कौन सा एलिमेंट यूज करूंगी, फास्फोरस 32, ठीक है। तो यहाँ पे है, दूसरे केस में मैंने प्रोटीन को नहीं लेबल करना, मैंने लेबल करना है इसको, इसको थोड़े अलग कलर में दिखा देना, फास्फोरस 32 लेबलिंग। इतनी बात आ गई समझ सबको।
मैंने 2 सेट्स लिए हैं वायरस के, बैक्टीरियोफाज के। एक में मैंने प्रोटीन को लेबल किया, प्रोटीन को लेबल करने के लिए सल्फर 35 यूज होगा। एक में मैंने डीएनए को लेबल किया, डीएनए को लेबल करने के लिए फास्फोरस 32 यूज होगा। इतना हो गया। अब पहला स्टेप ये क्या था, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, लेबलिंग। दूसरा स्टेप इन्होंने जो यूज किया दैट वाज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब, अब मैं क्या करूंगी, बैक्टीरिया को और वायरस को इकट्ठे छोड़ दूंगी। वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर जाएगा। तो क्या होगा, ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे वायरस आके इस पे अटैच हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी यही होगा। ठीक है, ये लेबलिंग जो दिखाई थी ऊपर वो दिखाई देना तुमने। हाँ जी, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया। तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या करा, ब्लेंडिंग। क्या करा, ब्लेंडिंग। जब ब्लेंडिंग करेंगे तेज से, तो जो वायरस पार्टिकल्स बैक्टीरिया पे स्टिक हुए पड़े थे, दे विल बी सेपरेटेड, अलग अलग हो जाएंगे। वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग हो जाएंगे। जो वायरस स्टिक हुए पड़े थे बैक्टीरिया के सरफेस पे, वो हट जाएंगे, है ना। फिर चौथा स्टेप इन्होंने करा, सेंट्रीफ्यूगेशन। समझते हो कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब नाम सुने हुए। जब भी किसी लैब में, हमें केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में, बायोलॉजी लैब में हमें किसी मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, तो अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज वन ऑफ दोस टेक्निक। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कि जब भी हम किसी मिक्सचर को हाई आरपीएम पे, हाई रेवोल्यूशन पर मिनट पे रोटेट करेंगे, तो मिक्सचर अपने अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वेट। हैवियर कंपोनेंट्स सबसे नीचे, थोड़े से लाइट ऊपर, और लाइट सबसे ऊपर। ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करेंगे तो एक बार सोच के देखो, बैक्टीरिया हैवी होता है, वायरस बैक्टीरिया सेल का बना हुआ है, जिसमें कार्ब्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, कितने सारे। वायरस का तो स्ट्रक्चर देखो कितना सिंपल सा है। तो वायरस बहुत हल्के होते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो जब मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगी तो नीचे कौन सा कंपोनेंट आएगा, बैक्टीरिया, ऊपर वायरस। जब भी, एक जनरल टर्म बता रही हूँ, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, नीचे वाले कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट। ये आप फिजिक्स लैब में करो, केमिस्ट्री लैब में हम लोग ऐसी बात करते हैं कि पैलेट में क्या आया है, और जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है लाइट वाला, सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। आ रही बात समझ। तो यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ, पैलेट में मेरे पास क्या आएगा, बैक्टीरिया, और सुपरनेटेंट में वायरस। तो यही हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन जब करी, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैब्स में, सेंट्रीफ्यूज। उसमें हम ना सेंट्रीफ्यूज डाल देते हैं मिक्सचर में, मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में डाल के सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देते हैं, और अपना आरपीएम सेट कर देते हैं, कितने आरपीएम पे हम उसे घुमाना चाहते हैं। तो 10,000 ऐसा ही हुआ जब उन्होंने देखा पैलेट से, उन्होंने देखा ऊपर, यहाँ पे हो गई गड़बड़। उन्होंने देखा कि हमने लेबलिंग तो कर ली वायरस के डीएनए, राइट। एक्सपेक्टेड था कि कहाँ से आना चाहिए, वायरस से, लेकिन आई कहाँ से, बैक्टीरिया से। मतलब वायरस का डीएनए वायरस के कोड को छोड़ के कहाँ एंटर हो गया होगा इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया। इसकी
इसलिए रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आई? पैलेट्स। ऐसे ही तो मॉलिक्यूल को हम क्या सरफेस पे प्रेजेंट है ना, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। It is non-living. Once it enters उन्हें नहीं बनने मैम देता। हमारे डीएनए, ठीक है, उसमें डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में अड़ंगा डालेगा, खुद अपने लिए यूज कर लेगा हमारी सारी मशीनरी को। उसके लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर भेजना पड़ेगा। जेनेटिक मटेरियल ही जाता है ना एक सेल से दूसरे सेल में। यहाँ पे कौन गया? डीएनए गया। तो ये क्या प्रूव करते हैं? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये हर्शियन चेज का एक्सपेरिमेंट। मैम ये कंक्लूजन दोबारा समझाना। कंक्लूजन दोबारा से बोलूं? यस मैम। देखो, जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है? वो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन लेके जाता है। अब जो ये वायरस होते हैं ना, वायरस कैसे वर्क करते हैं? वायरस नॉन लिविंग सेल्स, नॉन लिविंग सरफेस पे तो रिप्रोड्यूस करता ही नहीं। अगर नॉन लिविंग सरफेस पे एक वायरस हो तो वो एक का एक रहेगा, और वो नॉन लिविंग है, ना वो ब्रीदिंग हो रही है, ना रेस्पिरेशन, ये कोई प्रोसेस ही उसके अंदर नहीं हो रहा। इट इज अ स्टैटिक सिस्टम। लेकिन अगर लिविंग सेल में आ गया, अपने होस्ट सेल पे आ गया वायरस, तो क्या करेगा? होस्ट सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल को भेजेगा और होस्ट सेल की सारी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर करने के लिए पहला स्टेप क्या है? वो अपनी जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर भेज दे। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को जो वायरस से होस्ट सेल में जा रहा है, उसे मैं क्या बोलूंगी? वायरस का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे हमने देखा क्या है? डीएनए। क्यों? क्योंकि जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा, सेंट्रीफ्यूगेशन में पहले सेट में जो रेडियो एक्टिविटी आई वो कहां से आई? सुपरनेटेंट से। सुपरनेटेंट में वायरस थे, ऊपर वाले कंपोनेंट में वायरस थे, और पैलेट में बैक्टीरिया। क्योंकि वायरस क्या होते हैं? लाइट पार्टिकल, है ना, और बैक्टीरिया होते हैं हैवियर पार्टिकल। ठीक है, तो वायरस पहले वाले केस में, ठीक है, सुपरनेटेंट में वायरस है, और वायरस को ही हमने लेबलिंग करी थी, सुपरनेटेंट से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, फिर। लेकिन दूसरे केस में हमने देखा, जब हमने डीएनए को लेबल किया था, जो रेडियो एक्टिविटी आ रही है सुपरनेटेंट से ना आके कहां से आ रही है? पैलेट से। इसका मतलब कि वायरस ने अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में भेज दिया है, तभी पैलेट से रेडियो एक्टिविटी आई है। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट वायरस में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आ रही है बात समझ? हाँ जी। जब वायरस में डीएनए आ जाता है यस मैम। तो वो वहीं से रेप्लिकेट करना चालू कर देता है अपने आप को। क्या क्या क्या? डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट हाँ हाँ हाँ, यस यस। तो मैम जब मलेरिया होता है, जब वो काटता मलेरिया तो बैक्टीरिया। है, वो बच्चा जब काटते हैं तो वो लीवर सेल की तरफ जाते हैं पहले उसके साथ। ये बातें दोनों रिलेटेड ही नहीं है जो तुम पूछ रहे हो। डीएनए नहीं छोड़ता। मलेरिया तो, मलेरिया बैक्टीरियल भी नहीं है, मलेरिया मलेरिया वायरल भी नहीं है। क्या छोड़ते हैं? वो चेरेरिया अलग होता है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट होता ही अलग है, वो प्रोटोजोन है। वो क्या है? प्रोटोजोन, ना बैक्टीरिया ना वायरस। कैसे करते हैं वायरस? उसके अंदर नहीं नहीं नहीं, मैम बताते हैं लीवर सेल्स में जाके फिर हमारे सेल में। हाँ हाँ करता है बेटा, लेकिन मैं कह रही हूँ मलेरिया बैक्टीरिया से नहीं होता, मलेरिया वायरस वायरस से भी नहीं होता। मलेरिया का कॉज ही अलग है, प्रोटोजोआ है। अलग अलग होते हैं ना पैथोजेंस भी। वायरस अलग चीज है, बैक्टीरिया अलग चीज है, अभी तो तुम्हें पता लग ही गया। प्रोटोजोन्स अलग होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। हाँ, जैसे कि काला अजहर डिजीज है, मलेरिया है, ये सारी प्रोटोजोन से कॉज होती है। जैसे अमीबा वगैरह नहीं होते प्रोटोजोन्स, फ्लाई मोल्स होते हैं, पैरामीशियम होता है, ये सारे प्रोटोजोन्स हैं। जैसे वायरस में भी डीएनए है,
उसका इफेक्ट हम पे पड़ता है तो हमारा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। हमारे पास भी तो डीएनए है, जब आप नए डीएनए से वो म्यूटेट करेगा हाँ। तो उसको भी तो कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए। सेम अगर अपने मेरे पास भी तो डीएनए है ना, हाँ, है। डीएनए में अगर वो आना चाहेगा तो म्यूटेट करना चाहेगा टेक ओवर कंट्रोल, तो हमारा डीएनए में कुछ हाँ हाँ, उसको इम्यूनिटी देने के लिए हमारे सेल भी बहुत सारे फाइट करते हैं, लेकिन वायरस के अंदर जो म्यूटेशन रेट होता है ना वो बहुत हाई होता है, समझ रहे हो? हमारा देखो, अगर वायरस का डीएनए चेंज हुआ तो वायरस के प्रोटीन भी चेंज होंगे। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, तो प्रोटीन कोड चेंज हो गया। वायरस के डीएनए में म्यूटेशन हुई तो वायरस का प्रोटीन कोड चेंज। हमारी बॉडी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगी? वायरस के प्रोटीन कोड के अगेंस्ट। जब प्रोटीन कोड ही चेंज हो जाएगा तो अलग एंटीबॉडी चाहिए। जब तक हमारी बॉडी अलग एंटीबॉडी बनाती है वो फिर म्यूटेशन कर लेते हैं। तो इट वर्क्स वन स्टेप अहेड ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। बॉडी कोशिश तो पूरी करती है कि फाइट करे, कुछ बॉडीज फाइट भी कर लेती हैं, इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, राइट? इसका मतलब वैक्सीन वायरस, हाँ, वही जो वैक्सीनेशन होती है ना वो बैक्टीरियल डिजीज अब कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीन इन बात आ गई समझ? ठीक है, अब हर्शियन चेज का एक्सपेरिमेंट आएगा तो क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले रेडियो एक्टिव लेबलिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ। डीएनए की लेबलिंग करेंगे तो किससे करेंगे? प्रोटीन की करेंगे तो किससे करेंगे? फ्लो चार्ट बनाओ और थ्योरी लिखो। 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इजी है तीनों एक्सपेरिमेंट्स, जरा भी मुश्किल नहीं है, और 7 to 8 मार्क्स आपके ऐसे ही आ जाते हैं, है ना? सुन लिया एक बार तो एक बार ही क्लियर हो गया ना? ठीक है, गो थ्रू द नोट्स अभी के अभी। हाँ, हमने क्या, हमने आंखों से देखना नहीं है,